गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब देखो, हमने कल कहाँ तक किया था उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने जो किया था वो सुन लो एक बार। हमने कैथोड रेज के बारे में समझ लिया था, हमने एनोड रेज के बारे में समझ लिया था, उनका हमने E/M रेशियो भी निकाल लिया था। मतलब समझ लिया था वो किस पे डिपेंड करता है। निकालेंगे तो भी हम यहाँ पर क्लास में अभी निकालेंगे। तो होगा क्या, ध्यान दो इस बात पे कि हमने कल क्या कैथोड रेज का निकाला E/M रेशियो, एनोड रेज का निकाला। और हमने क्या देखा था, जो कैथोड रेज के लिए E/M रेशियो था वो क्या था, इंडिपेंडेंट था, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा था। इसका मतलब क्या हो गया था, चाहे मैं गैस चेंज कर दूं चाहे मैं इलेक्ट्रोड चेंज कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारी E/M रेशियो क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट। तो इस वजह से अगर कोई पूछे तुम्हारे से, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसका मेन फीचर क्या था, वो E/M रेशियो पर ही बेस्ड था ज्यादातर। अगर हम देखा जाए, एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो तो था ही, लेकिन उसने मेन फोकस उसका E/M रेशियो डिटरमाइन करने पे था। और दूसरी बात, इसकी जो हमने कैथोड रेज की E/M रेशियो निकाली वो क्या आती है, कांस्टेंट। अब बात आई एनोड रेज के बारे में, क्या हुआ था, एनोड रे में क्या हुआ था, हमारे जो E/M रेशियो थी वो क्या हो रही थी, वो गैस पे डिपेंड कर रही थी। कैथोड रे में तो नहीं कर रही थी, लेकिन एनोड रे के केस में वो गैस पर डिपेंड कर रही थी। तो वहां से हमारा क्या हुआ था, हमें पता चल गया जो एनोड रे का E/M रेशियो है वो क्या है, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लूंगा तो वो मेरा E/M रेशियो एनोड रेस का क्या आ जाएगा, डिफरेंट। और अगर मैं हीलियम ले लूंगा तो कुछ और आ जाएगा, दूसरी और गैस लूंगा तो वो कोई और आ जाएगा। अब बात आ रही है हमें कि समझना है कि जो जे थॉमसन था उसने ये कैसे डिटरमाइन किया था। देखो, सबसे पहले बात मेरी सुन लो, अगर तुम्हें कोई एग्जाम क्रैक करना है तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए कि हमें किस चीज पर फोकस करना है और किस चीज पर थोड़ा सा कम, मतलब समझते हुए चलना है, लेकिन फोकस कम करना है। कम मतलब कि समझना है उसको, लेकिन उस पर ज्यादा जोर नहीं देना कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। बहुत ज्यादा डीप में हम सब करेंगे, लेकिन उस चीज में ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं दे देना कि ये चीज क्यों हुई थी। वो मैं हर चीज बताते हुए तो तुम्हें चलूंगा ही। जैसे अब हमने क्या करना है, E/M रेशियो जो जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था वो कैसे किया था, देखो वो है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। वैसे एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमें क्या, बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है कि उन्होंने किया कैसे था, तो हमें वो चीज समझनी होती है ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे। तो हम जो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके अंदर कुछ फिजिक्स के फॉर्मूलाज भी आते हैं जो तुम 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वो फॉर्मूला है तो तुम्हें उसको समझ लेना कि होता है, 12th में तुम उसको डिटेल में ही करोगे। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर हम डिराइव करने लग जाए, क्यों, क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट है, प्लस हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट जो पोर्शन है यहाँ पर वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो फॉर्मूलाज है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन थोड़ा बहुत तो करूंगा, लेकिन जितना डीप तुम फिजिक्स में करोगे वो तुम्हें सर वहां पर करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमने E/M डिटर्मिनेशन जो की थी वो कैसे की थी। जो हमारे जे थॉमसन सर थे उन्होंने क्या किया, मैंने तुम्हें बताया ही था। ये मान लो ये मेरा कैथोड, ये वाला जो मेरा पार्ट है वो तो तुम्हें मैंने पिछली क्लास में करवाया ही था। हमने कैथोड रे कैसे, यही हमारी अपैरेटस था पूरा। ये हमारा क्या था, कैथोड, ये क्या था, एनोड, ये क्या थी, बैटरी हमारी। और यहाँ पर हमने क्या गैस भरी थी कोई, तो ये पूरा अपैरेटस तो सेम था। और समझ लो कि हमने यहाँ पर कैथोड रे भी निकल गई हमारी के कैथोड में। तो हुआ क्या, ध्यान दो, होगा क्या, जब मैं मान लो यहाँ पर मैं स्मॉल होल कर देता हूँ, इसमें एनोड में स्मॉल होल, ताकि क्या हो, हमारी जो कैथोड रे निकली है वो क्या हो जाए, यहाँ से पास हो जाए। पास होने हम क्यों करवाना चाह रहे हैं, अब हमें उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए हमें क्या होना, पता करना है कि इसका नेचर क्या है कैथोड रे का। तो जे थॉमसन सर ने क्या किया, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, देखो उस टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना बहुत अच्छे से चल रहा था, मतलब उस टाइम पर जब ये चीज हो रही थी तो जे थॉमसन को उसकी काफी नॉलेज थी। तो उन्होंने क्या सोचा, देखो ये फैक्ट तो मैंने तुम्हें बताया ही था। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो कहाँ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगी, वो तो नेचर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो होगा क्या, जैसे ही यहां से मेरी क्या निकली, कैथोड रे निकली, यहां पर मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। मैंने यहां पर एक क्या लगा दिया, कैथोड और एनोड, मतलब कि हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लगा लो कि मैंने क्या पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ पर हमने इसी इसके रास्ते में लगाई थी और यहाँ पर हमने उसके परपेंडिकुलर लगा दी।
मतलब यहाँ पे मेरी रेस चल रही है और मैंने उसके क्या परपेंडिकुलर पे, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर रास्ते में क्या लगा दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो उससे क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा, ये जो मेरी कैथोड रे थी, जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाई तो क्या होगा, ये अपना रास्ता डेविएट कर देगी। क्यों, मैंने तुम्हें बताया ही था कि हमारी जो कैथोड रे होती है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो ये अपना ऐसे रास्ते में जा रही थी, एकदम पॉजिटिव प्लेट ने क्या उसको खींच लिया, एकदम खींचा, तो क्या हुआ, उसका रास्ता क्या हो गया चेंज, और वो कहां पर अब स्ट्राइक कर रही है, बी पॉइंट। देखो ये जो मैंने रेड बनाया है ये मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। जब मैंने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की थी, दोबारा बोल रहा हूं, जब मैंने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो मेरा क्या हो रहा था, ये मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ए पॉइंट पर एक तरह से यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट हमें दिख रहा था, मतलब यहाँ पर स्ट्राइक हो रही थी कैथोड रे। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या हुआ, मेरी जो ये कैथोड रे थी वो बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही थी। हमें कैसे पता चला ये, क्योंकि हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है, वहां पर एकदम ब्लाइंड स्पॉट होगा, तो एक जब होगी तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्ट्राइक हुआ है पार्टिकल। तो क्या हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, फिर उन्होंने एक और दिमाग लगाया, उन्होंने कहा अगर मैं मैग्नेट लगा दूं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। उन्होंने मैग्नेट कैसे लगा दी, मतलब एक तरह से लगा लो, मैग्नेट क्या होता है, जिसका एक नॉर्थ पोल हो एक साउथ पोल हो। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस समझ लो कि मैग्नेट हम बचपन में खेलते हुए आ रहे हैं, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उसका। तो हम यहाँ पर क्या देखो, हमने ये मेरी जा रही थी कैथोड रे, और मैंने उसके ऊपर और यहाँ पर ये ऐसे मैंने क्या लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या, उसके ऐसे समझ लो कि एक मेरी जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल इधर है और दूसरा उसका पोल उस साइड है, मतलब मैंने एक मैग्नेट ऐसे लगा दी, एक इधर और एक बोर्ड की उधर वाली साइड ऐसे, मतलब तीनों क्या हो गए आपस में परपेंडिकुलर हो गए। रास्ता मेरा इसका ये है कैथोड रे का, और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, मतलब जो मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई है वो ऐसे है, और जो मेरी मैग्नेट है वो कैसे, ऐसे। तो तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हुआ क्या, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई कि मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हें बता देता हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है ना, अगर मैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाऊंगा ना, तो उस पर भी जैसे यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है ना टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी क्या होता है, उसका क्यू जो हमारा चार्ज होता है उस पर एक फोर्स लगता है, और वो उसको क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारा क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। देखो मान लो मेरा चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा घुमा के बिल्कुल बावला कर देगी। बावला मतलब उसको ऐसे पूरा सर्कुलर पाथ में ले आएगी। तो उससे क्या होगा कि अब हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से भी जो क्यू पे होता है एक फोर्स लगता है। तो देखो जैसे अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी, अब मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे लगाई, ये क्रॉस का मतलब है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, मैंने लगाई भी इस तरह कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की तरफ मोड़ रही थी, तो मेरा देखो मैग्नेटिक फील्ड उसको इधर की तरफ मोड़ रही है। देखो अभी हम पूरा सर्कल नहीं बना पा रहे, क्यों, देखो वो सर्कल बनाने के लिए यहीं पर जा रहा था, ऐसे घूमता, ये पूरा ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसको क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से वो स्ट्राइक हो गया। तो मतलब ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। देखो अगर मैं एक सर्कल है, सर्कल का इतना पार्ट ले लो, इतना, वो क्या बोल देते हैं, उसकी कर्व बोल देते हैं या आर्क बोल देते हैं, ये तो तुम 9th-10th में पढ़ते हुए आ ही रहे हो। तो इसको ये समझ लो कि यहाँ से सर्कुलर पाथ में जाना चाह रहा था ये, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये स्ट्राइक हो गया। अब देखो उन्होंने दिमाग लगाया, मान लो तुम जा रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त कह रहा है भाई मेरे साथ इधर चल, एक दोस्त कह रहा है भाई मेरे साथ उधर चल, लेकिन अब तुम ना इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो, तो तुम क्या करते हो, सेंटर वाला पाथ पकड़ लेते हो, वही वेक्टर सम मान लो। तो अब मैंने क्या किया, दोनों चीजें अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज, इधर जाऊं या इधर जाऊं, किसका साथ दूं, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका साथ ही देंगे, जिसके साथ हमारी ज्यादा दोस्ती है हम उसका साथ देते हैं। लेकिन हमारी दोनों के साथ अगर सेम दोस्ती है, तो मान लो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मतलब उसको मैं बराबर कर दूं, मतलब एक तरह बैलेंस कर दूं, अगर मैं बैलेंस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो वापिस एक पॉइंट पर ही स्ट्राइक करेगा। क्यों, खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे दो बंदे खींच रहे हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, अगर वो मुझे बराबर खींचेंगे दोनों, तो मेरा क्या रास्ता होगा, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, मैं अपने उसी रास्ते पे ही रहूंगा। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, कैथोड रे अपने वापिस वही पॉइंट पर आ गई जब वो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। फिर अब हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट आ गया हमारा जो बैलेंस वाला था। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमने क्या किया है, देखो
हमने क्या किया है, मैंने फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल कर दिया, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अगर दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया तो मेरे को जो फ्लोरोसेंस अपीयर हुआ वो क्या हुआ, ए पॉइंट पर ही। तो अब देखो, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मेरा फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। वैसे यहाँ हमने देखो परपेंडिकुलर लगाया तो साइन थीटा क्या हो गया, इतना भूल जाओ, चलो साइन थीटा में मत जाओ, तुम 12th में अच्छे से पढ़ोगे। साइन थीटा साइन 90 1 नहीं होता, तो ये 1 ही हो जाएगा। मेरा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, क्यू वी बी। क्यू क्या हो गया मेरा चार्ज, वी क्या हो गया वेलोसिटी, और बी क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पर मेरा क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी। और यही अगर मैं निकालना चाहूँ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है मेरा क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई, क्यू मतलब चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मेरा क्यू यहाँ पर क्या है ई, ई मतलब क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई इंटू कैपिटल ई, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया ई इंटू वी इंटू बी। दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्या चार्ज, ये क्या वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मेरा चार्ज, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब मैं दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ई वी बी इज इक्वल टू ई बी। तो ई से मेरा ई कट गया, तो मेरा वी बी किसके इक्वल हो गया, ई के। तो ये और मेरा वी किसके इक्वल हो गया, ई बाय बी। तो ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरी बात ध्यान दो, इधर देखो, इधर अब होगा क्या, मैंने एक और चीज अभी तुम्हें बताई है, ध्यान दो, मैंने क्या बताया है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ चार्ज पर तो क्या होता है, चार्ज क्या होने लग जाता है, गोल गोल घूमने लग जाता है, सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। तो क्या होगा मेरा क्यू वी बी किसके इक्वल हो जाएगा, या एक बार दोबारा देखो, यहां से देखो, एक और चीज एक स्टेप पहले से समझा देता हूँ ताकि समझ आए। अब देखो दूसरी मेरी चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरा जो फोर्स जो मैग्नेटिक है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के। और एफ सी क्या है मेरा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा क्या होता है, वो फोर्स जो मेरे को सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है। देखो ये फिजिक्स का पार्ट है ये भी, लेकिन बस ये समझ लो वो फोर्स जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर मोशन होता है। मान लो तुम एक स्टोन बांधते हो धागे पे, तो उसको ऐसे घुमाते हो, तो तुम क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कि उसको घूमने में हेल्प कर रहा है, तो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होता है mv स्क्वायर बाय आर। m क्या होता है मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी, और r उस सर्कल की रेडियस। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, e v b इसके इक्वल हो जाएगा। तो v से क्या हो गया, v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, e b इज इक्वल टू mv बाय r बन गया। और मेरा e बाय m क्या आ गया, e बाय m आ गया मेरा v बाय v r। यहां से मैं v की वैल्यू क्या कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरी v की वैल्यू यहाँ पे देखो ये पुट कर दी, तो मेरा क्या बन गया e v स्क्वायर r। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे उसकी वैल्यू पता होगी। तो ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू भी नोन है, और आर क्या है, आर क्या है, ये जो रेडियस है वो साइंटिस्ट क्या वो मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ की उसकी रेडियस मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मुझे इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी भी, और इसके हम वो निकाल सकते हैं। तो मेरा क्या हो गया, चार्ज बाय मास की वैल्यू निकल गई। और बहुत सरप्राइजिंग बात थी इसमें, हमें क्या सरप्राइज मिला, जो ई बाय एम रेशियो आ रही थी जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रे के लिए कर रहे थे, ये बेसिकली क्योंकि अभी मैंने कैथोड रे का एग्जांपल ही लिया है, तो वो क्या हुआ था, वो कांस्टेंट ही आ रही थी। तो यहीं से हमें पता चला, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर गैस चेंज की, हीलियम ली, हाइड्रोजन ली, अलग अलग गैसेस ली। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, थोड़े कि 1 मिनट में हो जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, 10 10 20 20 30 30 साल। तो वो होगा क्या, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ली, हीलियम ली, कोई और गैस ली, और हमें क्या बार बार ई बाय एम की जो रेशियो मिली वो हमें कितनी मिली, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये मेरी वैल्यू क्या आई, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए था, उसके चार्ज की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, तो मेरी वैल्यू क्या आई, ई बाय एम की माइनस 1.76 इंटू 10⁻11। ये क्या है मेरी चार्ज बाय मास रेशियो, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन तो एक ही बात हो गई। अब दूसरी बात आती है, ये नोट कर लेना अच्छे से, अच्छे से मतलब ये चीजें देखो,
ये सारे फॉर्मूलाज है जो तुम फिजिक्स में आगे सीखोगे, ऐसे अप्लाई करोगे तुम्हें, जब तुम मान लो 12th के बाद ये चीज पढ़ोगे ना, तुम्हें लगे तो बच्चों वाली चीज है। तो फॉर्मूला पे मत जाओ, बस कंसेप्ट पे जाओ कि उसने क्या सोचा था। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, E बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली बात क्या है, अब हम E बाय एम रेशियो एक बार देख लेते हैं प्रोटॉन की भी क्या होती है। E बाय एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन वो होती है मेरी 9.58, क्या होती है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर केजी। तो ध्यान रखना ये मेरी किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। और ये भी बात ध्यान रखना, प्रोटॉन हमारा क्या होता है, वही जब हम गैस जो लेंगे वो हाइड्रोजन ही लेंगे। अगर मैं हीलियम ले लूंगा तो वो प्रोटॉन नहीं रहेगा। मैंने कल भी बताया था, प्रोटॉन हम तभी बोलते हैं जब हमारी जो गैस थी वो क्या थी, हाइड्रोजन, क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद हम अगर मैं यहाँ पर हीलियम के लिए निकालूंगा तो वो कुछ और वैल्यू है, क्योंकि मैंने बताया था वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है। तो ये मास वैल्यू किसकी है, प्रोटॉन की, और ये वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एक और बात, फिर मैं तुमसे डाउट पूछता हूँ, एक और बात समझ लो बस, कि यहां से उन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया। उन्होंने ये देखा, देखो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या कंक्लूड हुआ, ये वाले एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने चार्ज बाय मास सेक्शन निकाला, कि एज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल increases, डिफ्लेक्शन इंक्रीज। मतलब बहुत सिंपल है, देखो जितना ज्यादा चार्ज, देखो ये तो हमने बहुत हाई वोल्टेज लगा रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मेरा क्या है, अगर मैं पार्टिकल का चार्ज भी बढ़ा दूं, चार्ज मतलब क्या होगा एक तरह से, अगर मान लो मेरा +1 और +1 का चार्ज है, तो जो उनमें अट्रैक्शन होगा, और अगर मैं +2 और +2 का लूंगा तो +2 बाय +2 में ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चार्ज है, ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा, तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ रहा था, as the mass of the particle increases, deflection decreases। ये बात तो बहुत सीधी सी बात है, एक हल्का बंदा को हम ज्यादा धक्का मारेंगे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, अगर मैं कोई भारी बंदा, एक मोटा भारी बंदे को धक्का मारूंगा या उसको कोई फोर्स लगाऊंगा, वो एज कंपेयर टू लाइटर बंदा वो कम ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे मास ऑफ पार्टिकल बढ़ता है डिफ्लेक्शन कम होता है, तो डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन भी कम हुआ। और तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, क्या होगा खुद सोचो, अगर मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरा डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब एक और बात समझ लो, अब मैं अगर तुम्हें बोलूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका E/m रेशियो ज्यादा होगा, या मैं बोलूं किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो मुझे पता है चार्ज, अभी मैं वैसे तुम्हें बताऊंगा ही कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे वैल्यू तो सेम ही होती है, और जो हमारा क्या होता है, इनका मास क्या होता है, प्रोटॉन भारी होता है, तो प्रोटॉन भारी होगा तो मेरा क्या होगा, E/m रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, मेरा कम आता है इन केस ऑफ प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है, क्योंकि उसका क्या है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो क्या होगा मेरा अगर m रेशियो निकालूंगा तो मेरा मास अगर ज्यादा है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, मेरी इस ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो एक बार मुझे बता दो कोई डाउट हो तो। क्या रिपीट करूं, बताओ क्या रिपीट करूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m क्या है, v क्या वेलोसिटी, और r क्या रेडियस। तो वो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, तुम फॉर्मूलाज मैंने तुम्हें बताया, फॉर्मूलाज पे स्ट्रेस मत करो कि ये कहां से आया, बस ये समझ लो कि फोर्स का इस फॉर्मूला होता है। फिजिक्स में तुमने खूब पढ़ना है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट की ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि पेपर में भी नहीं आता। डेरिवेशन रिपीट, डेरिवेशन पर ध्यान मत दो कि डेरिवेशन क्या थी, बस तुम्हें कंसेप्ट समझना है, फिर भी एक बार बता दूंगा, लेकिन तभी मैं ये चीज, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा तो तुम वहां पर देख लेना। सर F = BIL sin थीटा यूज कर रहे हैं, हाँ यही यूज कर रहे हैं। तो
ध्यान रखना कि तुम्हें क्या इस एक्सपेरिमेंट में जो फॉर्मूलाज है उनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम उनकी ज्यादा बात करते भी नहीं है, लेकिन बच्चे फिर पूछते हैं कि सर ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये चीज बताओ कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, तो इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी जो तुम्हारे ये डेरिवेशन पार्ट है तुम्हें उसको ध्यान नहीं रखना। नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछते होते, वो बिल्कुल भी नहीं पूछते इसके लिए। बस तुम्हें समझना है कि उन्होंने कैसे किया था, अप्रोच क्या था। तुम्हें फॉर्मूलाज पे नहीं जाना, बस अप्रोच को समझना है। ठीक है। डेरिवेशन का मैं एक सेकंड में फटाफट हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। बाकी डेरिवेशन तुम्हें मैं फिर बोल रहा हूँ कि याद बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना उनमें ज्यादा डीप में जाना है कि कैसे हो रहा है, बस कंसेप्ट को समझना है। जो ये सारे फॉर्मूलाज है वो फिजिक्स का पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी फिजिक्स का है। तुम ट्वेल्थ में अच्छे से जब करोगे तुम्हें बहुत आसान लगने लग जाएगा। इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कराता, लेकिन बच्चों को बहुत एक तरह से अंदर से वो आ रहा था कि भाई हमें समझ रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने करवा दिया यहाँ पर भी। तो बच्चों के वरना माइंड में घूमता रहता है, चाहे है छोटी सी चीज, इससे अच्छा ना ही घूमे, कोई क्लियरिटी आ जाए तो बेटर है ना, फिर वो आगे ध्यान दे पाते हैं, वरना उनका ध्यान पीछे रह जाता है। तो देखो बस ये बात समझ लो कि हमारा, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, जो वो स्ट्राइक हो रहा था, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, वो सेंटर में ही जाएगा। तो ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए तो सेंटर में जाएगा। ये फोर्स क्या होता है, ई वी बी, और ये क्या होता है ई इंटू ई। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स में घूमता है। तो मेरा क्या हो गया, ई वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। इन दोनों को सोल्व करके हमने ई बाय एम रेशियो निकाल दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या आती है, ई बाय एम रेशियो तो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे सरप्राइजिंग बात है कि जे थॉमसन ई बाय एम रेशियो निकाल पाए थे। ना उन्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था, ना मास ऑफ, ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था। बहुत अमेजिंग बात है। तो ये कैसे हुआ था, वो कहां से आया था, अब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हें डीप में नहीं जाना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, समझो। समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट तो समझ आएगा ही, वो मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन फॉर्मूलाज है उसमें अगर तुम ज्यादा डीप में चले जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी इस टाइम पर, क्योंकि तुमने स्टार्ट किया है। जब तुम फिजिक्स में कर लोगे ना ये, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो बच्चों का खेल था, सर ने सही बोला था उस टाइम पे। तो बस इस चीज पर ध्यान, तुम जो कंसेप्ट समझ रहे हो वो बिल्कुल सही है। देखो उसमें क्या हुआ था, मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। उन्होंने क्या किया था, अब अगर कोई पूछे कि इससे हमें क्या पता चला था, इस समय पता क्या चला था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ई बाय एम रेशियो हमें किसने बताई, जे थॉमसन ने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया, मोलिकन ने बताया। उसके बाद देखो चार्ज पता चल गया, ई बाय एम रेशियो पता है, तो वहां से हमने क्या निकाल लिया, एम। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे नहीं आया था किसी ने बैठ के मेजर करने बैठ गया था, तराजू लेके बैठूंगा भाई मैं तो मेजर करूंगा। वो आया ही यहीं से था कि हमें चार्ज यहाँ से पता चला, ई बाय एम रेशियो यहाँ से पता चली थी, और हमें मास का पता चल गया। अब देखो हुआ क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, हमने क्या लिया है, देखो तुम्हें जो इसका फिगर है वो तुम्हें बुक में बहुत अच्छा सा साफ सा मिल जाएगा। मैं बस समझा रहा हूँ ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि, तो होता क्या है यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने क्या ली, कैथोड है, ये मेरी क्या है कैथोड, मतलब इस पे क्या है मेरा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है सॉरी, ये क्या है मेरी एनोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या है मेरी कैथोड जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, याद है तुम जाते हो नाई के पास से बार पे जाते हो, पानी स्प्रे करता है तो उसमें क्या होता है, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती है। तो ये भी वही है कि हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप्स आएगी, किसकी आएगी, ऑयल की। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्मॉल सा होल कर दिया एनोड प्लेट पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिए, यहाँ पर एक्सरे का, एक्सरेस लगा दी, मतलब उसका कोई सोर्स है, एक्सरेस यहाँ से जाएंगी। और यहाँ पर मैं क्या बैठ गया, माइक्रोस्कोप लेके,
माइक्रोस्कोप लेके मैं क्या तिरछी आंख लेके अर्जुन की आंख लेके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। मैंने जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ऑयल, यहाँ से मैंने फेंका तो यहाँ से मेरे पास ड्रॉप्स निकलेगी, और मैंने जो इसकी वो बनाया ना डायमीटर, वो इतना ही बनाया कि एक बार में बस एक ही ड्रॉप निकल पाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ड्रॉप निकली मान लो, ठीक है, यहाँ पर एक मेरी ड्रॉप निकली, एक ड्रॉप निकलेगी एक टाइम पर, ये नहीं कि बहुत सारी निकल जाएगी, हमने इतने ही उसका डायमीटर रखा है, यहाँ पर एक ड्रॉप निकली। और हुआ क्या, हमने यहाँ से एक्सरेज अप्लाई की, एक्सरेज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, आयनाइजिंग होती है। वो आयनाइजिंग मतलब क्या हो गया कि वो आयंस में कन्वर्ट कर देती है किसी की भी गैस को। मतलब कि अगर मैं उस किसी भी गैस के अंदर आयंस मतलब एक्सरेज पास करूंगा तो क्या होगा, मेरा वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत आयनाइजिंग होती है ये, ठीक है। आयनाइजिंग मतलब क्या होगा, मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस ले रखी है, उसमें क्या करेगा वो H+ और इलेक्ट्रॉन डाल देगा, ये उसको आयनाइज कर दिया उसने। तो अब होगा क्या, देखो ऑयल के ऊपर क्या, जैसे मैंने यहाँ पर एयर होगी कुछ, तो मैंने वैक्यूम तो कोई क्रिएट नहीं किया ना, मैंने कुछ बोला कि मेरा वैक्यूम है, ये क्या मेरे एयर के सारे पार्टिकल्स है, और ये क्या मेरी ऑयल की ग्रुप है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से पास हुई, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो मेरे एक्सरेज पास कर दी, एक्सरेज पास होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, जो भी गैसेस, वो क्या हो जाएगी, आयनाइज, आयनाइज होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो वो ऑयल ड्रॉप प्लेट पे जाकर चिपक जाता है। तो ये ऐसा होता है कि ऑयल ड्रॉप क्या होता है, अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर वो चिपक जाएगा। मान लो हमें नहीं पता वो कितना चिपका है, ठीक है, तो मान लो मेरे उसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन चिपक गए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें n, क्योंकि अगर एक पे चार्ज है E तो n कितना होगा टोटल चार्ज, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, Q बोल सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ पर इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg, ये कहां डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर इस पर जैसे ये अप्लाई लगा, ये नीचे जा रहा था क्योंकि अब भारी हो गया, क्योंकि अब इस पे इलेक्ट्रॉन भी चिपक गए, पहले ड्रॉप थी, ड्रॉप के ऊपर क्या हमने इलेक्ट्रॉन्स भी चिपक गए, तो उससे क्या होगा, वो फोर्स और ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो भारी हो गया, भारी हो गया तो ज्यादा तेज गिरेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग ही रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, वो हम क्या बोल देते हैं, m इंटू जी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया m इंटू जी। अब देखो जैसे ही नीचे गिर रहा है ना, बहुत तेज होते हैं हम इंसान, हम क्या जैसे नीचे गिर रहे हैं उसके अंदर मजे लेने लग जाते हैं, और नीचे जा रहे हैं, हमने एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखो ये किससे अटैच्ड है, बैटरी से अटैच्ड है, हाई वोल्टेज से, ठीक है, हाई वोल्टेज से अटैच्ड है। तो जैसे ही जा रहा था, नीचे जा रहा था, अच्छा वाला, हमें मजा आता है ना कि उनको छेड़ने में, हमने क्या एक हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी, वोल्टेज अप्लाई किया तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, क्यों, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन चिपक चुके हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो ड्रॉप को क्या ऊपर की तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे भाई नीचे आ, ये क्या कह रहा है भाई, मैं तुझे ऊपर खींचूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट हूँ, तो तुझे मेरी तरफ आना ही पड़ेगा। तो अगर मैं ज्यादा तेज कर दूंगा ये ऊपर चला जाएगा, अगर मैं कम कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो मैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ वो कम कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने इसमें भी एक बैलेंस बना लिया, देखो यहाँ पर विस्कस फोर्स भी लग रहा होता है, बहुत फोर्सेस होते हैं, वही बात है फिजिक्स का। अभी बस हम उसको सिंप्लीफाइड वे में हम बस समझ रहे हैं कि ये नीचे जा रहा था, फिर हमने क्या किया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में हमने ऐसे अप्लाई की जो कि मेरी इक्वल हो जाए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल हो जाए मेरे mg के, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन वो था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो मेरा क्या बन गया, mg इज इक्वल टू E इंटू क्या हो जाता है मेरा E। एक विस्कस फोर्स भी अप्लाई होता है, वो हम इसलिए अभी तुम्हें उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, हमें तो कंसेप्ट समझना है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में कंसेप्ट पे फोकस करो, फिजिक्स के फॉर्मूलाज पे मत जाओ, बस ये समझने के लिए कि उन्होंने किया कैसे था। अब ये मेरा दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहां से उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये चीज देखी कि मैं जब इनको बैलेंस कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर कितने भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, क्या चीज हो रही है यहाँ पर, ये दोनों को इक्वेट किया उन्होंने, ये उनको पता था, ये भी पता था, ये भी पता था, ये उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने क्या चीज देखी, एक बहुत बढ़िया चीज देखी। देखो यहाँ फिक्स तो था नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स चिपकेंगे उसके ऊपर, एक भी चिपक सकते हैं, दो भी चिपक सकते हैं, जितने भी चिपक सकते हैं, लेकिन जो बात फिक्स आ रही थी, उन्होंने क्या देखा, जो क्यू की वैल्यू आ रही थी ना, एक चीज का इंटीग्रल आ रही थी। इंटीग्रल मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं मेरे पास 4, 6, 8, 10, 12 है, अगर ये, तो ये किसके मल्टीपल है, 2 के। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 2 को एक बार लूंगा तो 2, दो बार लूंगा तो 4, 2 इंटू 3 6, वो 2 के सारे क्या इंटीग्रल मल्टीपल। तो उन्होंने क्या देखा,
उन पे एक वैल्यू आ रही है जो कि क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻90। एक ही वैल्यू आ रही है, जो मेरा चार्ज निकल रहा है ना, चार्ज की जो वैल्यू आ रही है वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब कि कभी आ रही है वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे वैल्यू आ रही है। तो उन्होंने जो सबसे छोटा वेक्टर निकाला वो क्या है 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। और वहीं से उन्हें क्या पता चला कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आधा टूटेगा नहीं, तो सबसे छोटी जो वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या हो गया, वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरी क्या वैल्यू आ गई, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मेरा आ गया ये, और ये मेरी वैल्यू पता चल गई चार्ज की। अब इस चार्ज की वैल्यू पता चल गई, इसका मुझे E/m रेशियो पता है, तो हम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, देखो मेरा, अब हम पहले टेबल ही बना लेते हैं सबके डाटा के बारे में। ये तुम्हारा हो गया अमेरिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट भी। उसके बाद क्या आता है, एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। चलो न्यूट्रॉन को भी देख लो, वरना तुम कहोगे किसके साथ क्यों तुमने नाइंसाफी की। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ है। देखो ये थॉमसन को थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि मेरा मास इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चीज है। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी, चैडविक ने। तो याद रखिए ना, पेपर में एक बार आ भी रखा है ये प्रीवियस ईयर में, कि हमारी जो न्यूट्रॉन था उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो आंसर क्या है, चैडविक। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखो जो क्वेश्चन आ सकता है या आता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो ये एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं था, लेकिन ये चीज है, जब एक्सपेरिमेंट में घुसते उससे रिलेटेड कभी कुछ नहीं आता मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी करवा दिया है, ठीक है। तो चैडविक था, तो चैडविक ने क्या न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब न्यूट्रॉन उसने कैसे डिस्कवर किया, बस ये समझ लो कि उन्होंने क्या किया, बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम के ऊपर उन्होंने क्या अल्फा पार्टिकल, एक तरह से अल्फा पार्टिकल के साथ अटैक करवाया। मतलब ये मेरे पास एक बेरिलियम की शीट है, ठीक है, यहाँ पर मेरे क्या है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, सुनो देखो, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक हीलियम का एक आयन है, एक हीलियम का एक एटम है, ठीक है। अगर मैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा हीलियम 2+, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ क्या है, तो समझ जाना कि मैं हीलियम 2+ आयन की बात कर रहा हूँ। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना। और पूछते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन उसमें होगा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। न्यूक्लियस क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना तो आइडिया है। उसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, या बोल सकते हैं H2+ आयन, एक ही बात है। यहाँ पर हमने क्या अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया, किससे, बेरिलियम के साथ। अब तुम्हारे माइंड में बेरिलियम के साथ क्यों किया, उन्होंने चैडविक सर ने बहुतों के साथ किया होगा, लेकिन जिसका अच्छा रिजल्ट आया और उनका सबसे बढ़िया रिजल्ट आया, तो वो बुक में तो वही डालेंगे ना। तुम भी क्या करते हो एग्जाम में, क्या कर रहे हो, या लैब्स में क्या करते हो, जो तुम्हारा सबसे अच्छा रिजल्ट होता है वही तुम उसके अंदर लिखते हो। जो बेकार आ रहे होते हैं, कि जो नॉर्थ आना चाहिए ईस्ट वाला, साउथ वाला तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होता है, वो तो नहीं लिखते। तो अल्फा पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करवाया, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एक पार्टिकल मिला जो कि था न्यूट्रॉन। समझाता हूँ दोबारा, देखो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल बेरिलियम की एक शीट ली, बहुत पतली सी शीट ली, उस पर क्या एक बार अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए, तो उन्हें यहाँ पर क्या मिला, एक पार्टिकल मिला न्यूट्रॉन। उसके बाद उन्होंने क्या ली, पैराफिन की शीट ली, ठीक है, पैराफिन की शीट। एक है बेरिलियम की और एक है पैराफिन, पैराफिन की शीट ली। तो जब इस पैराफिन क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटॉन। तो हुआ क्या, जब यहां से जो पार्टिकल निकला ये न्यूट्रॉन, जब वो यहां पर स्ट्राइक हुआ ना, तो क्या होता है कि वो प्रोटॉन को धक्का मार देता है। मतलब इसकी इतनी औकात हो गई कि भाई प्रोटॉन को धक्का मार के निकाल दिया। और वो कौन कर सकता है, खुद बताओ। अगर कोई ताकतवर आदमी आएगा तुमसे ज्यादा, जो कि मुझे धक्का मारेगा, मैं तभी हिलूंगा, नहीं थोड़ी है कि कोई बच्चा है मुझे धक्का मारे और मैं हिल जाऊं। इससे उन्हें क्या पता चला, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। कितना वैल्यू है वो एग्जैक्ट क्या थी, एक तरह से लगा लो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम थ्योरेटिकल वैल्यू जो लेते हैं, जो हम न्यूमेरिकल्स में लेते हैं, वो लगभग सेम लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन जो होता है वो हल्का सा, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, लेकिन होता तो है।
अगर मैं बोलूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन भारी है, तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये उनका एक्सपेरिमेंट था कुछ, और उनका इक्वेशन क्या बनी थी, देखो इक्वेशन क्या बनी थी जब उन्होंने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के साथ करवाया। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो उन्हें क्या मिला था, अब रिएक्शन पे मत जाना, तुमसे क्या पूछ सकता है बस कि जो इक्वेशन होती है वो तुम्हें 4 ऑप्शन देगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ये भी पूछा नहीं है फिर भी तुमने पूछ ले, ठीक है। तो क्या पूछ सकता है कि अल्फा पार्टिकल जो हमारा न्यूट्रॉन था वो डिस्कवर हुआ था कौन सी इक्वेशन थी, तो ये याद रखना कि बेरिलियम के साथ अल्फा पार्टिकल या हीलियम 2+ हो सकता है, या अल्फा पार्टिकल लिख सकता है, वो उसको चेंज तो कैसे भी कर सकता है। तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल और हीलियम प्लस टू एक ही होता है, तो इक्वेशन क्या होती है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। तो इस चीज पर बस ये ध्यान होना चाहिए कि बेरिलियम की एक शीट के साथ उन्होंने करवाया, ठीक है। तो ये भी होगा। अब हमारा क्या है, मैं आ रहा हूं वहां पर डाउट्स लेने, बस एक टेबल बना लो। ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या मेरा मास, ये क्या मेरा चार्ज, ठीक है। अब और क्या रिलेटिव चार्ज, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होता है, ये क्या होता है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है 1.602 लिख लो, या 1.6 से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई कुछ नहीं है। रिलेटिव चार्ज अभी बताता हूँ क्या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज कितना होता है, चार्ज देखो ये बस नेगेटिव है तो पॉजिटिव, चार्ज तो बस क्या होता है रिलेट, मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। अब न्यूट्रॉन की बात, न्यूट्रॉन का मास मैंने तुम्हें बताया रिलेटिव तो ज्यादा ही होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में लगभग सेम ही लेते हैं। तो पूछे ज्यादा हैवी कौन है तो न्यूट्रॉन, लेकिन क्वेश्चन पे हम उनकी वैल्यू लगभग सेम ही लेते हैं क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, तो ज्यादा डिफरेंस आता नहीं आंसर में। चार्ज क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। अब बात आ रही है रिलेटिव चार्ज की। रिलेटिव चार्ज मतलब क्या होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव -1 है तो प्रोटॉन पे क्या होगा +1, और ये तो वैसे ही न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये चार्ट भी बना लेना। आज मैंने जो तुम्हें चीजें करवाई है वो सारी क्या है, उसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो बाहर से जो मैंने तुम्हें बताया वही होता है। एक्सपेरिमेंट फैक्ट क्या होता है मतलब समझने के लिए कि हमने कैसे किया। तो कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो। धीरे धीरे हम अच्छी अच्छी चीजों की तरफ जाएंगे, ठीक है। हमारे नॉलेज भी बहुत बड़ी चीज है, हमें होनी चाहिए ताकि हम जो सामने वाले हैं उसके मुकाबले हम अच्छा कर पाए। तो हमेशा याद रखना कि नॉलेज भी रखनी है, एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या फोकस किस पे करना है बस उस पर ध्यान रखना, ठीक है। जो फोकस वाले टीचर्स का काम क्या है तुम्हें गाइड करना कि क्या चीज पर फोकस करना है, कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए, तभी मैंने ये चीजें बताई है, वरना जरूरत नहीं होती। अगर मैं ये आज जो मैंने करवाया ना भी करवाता तो चल सकता था काम, लेकिन तुम्हें क्या पता होना चाहिए कैसे हुआ, वरना आगे जाकर जो सामने वाला बच्चा अगर कुछ बता देता ना तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई उसको पता है मुझे नहीं पता, तो उस पॉइंट ऑफ मतलब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें हर चीज का पता होना चाहिए, बाकी इस पे इतना फोकस नहीं करना, समझना है बस कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है ये क्यों कैसे हुई पूरा याद करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बस समझो। अब देखो उसके बाद हम क्या, कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो तुम्हें बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहना किसी भी एस्पेक्ट में, तो क्या सम मोर सब एटॉमिक पार्टिकल बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा है सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। सब मोर सब एटॉमिक, सबसे पहले क्या है पॉजिट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले क्या पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है ध्यान रखो, पॉजिट्रॉन का मतलब है एंटी इलेक्ट्रॉन, इसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो एंटी इलेक्ट्रॉन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका मास होता है ना, मास कितना होता है इक्वल टू, मास किसके इक्वल है 1.9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मतलब कि क्या हो गया, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसका मास किसके इक्वल है
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। फिर तुम सर कह रहे होगे सर फिर हमें पढ़ाते हुए रहे हो इसकी अलग क्या है, इसके अंदर इसमें अलग क्या है, ध्यान दो। इसमें अलग क्या है हमारा, जो इसका चार्ज है ना, चार्ज देखो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब मास उसका क्या है इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन जो चार्ज है वो क्या है इसका, जो प्रोटॉन के ऊपर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हो गया, पॉजिट्रॉन वो स्पीशीज है जिसका मास होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो पॉजिट्रॉन आर दो स्पीशीज व्हिच हैव मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अगला लिखो, अगला है मिजोन। मिजोन मतलब ये कुछ पहले समझ लो, ये कुछ और सब में एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो हम रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इनके नाम का जिक्र कई बार हो जाता है, हमें उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में क्या, अभी तक इनके बारे में सब कुछ पता ही नहीं चला है, इतने मतलब इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इतनी। तो इनके बारे में तुम्हें भी क्या याद रखना है, देखो अभी तक जब डिस्कवरी इतना कुछ नहीं हो पाया, तुम्हें उनका नाम, मास, चार्ज और मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ध्यान रखने हैं, ताकि तुम्हें इसके साथ एक तरह जान पहचान प्रोडक्शन कि भाई ये कौन है, पॉजिट्रॉन है और ये रे 11th क्लास के बच्चे। तो मिजोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ स्पीशीज होते हैं, ये 3 तरह की होती है। ये क्या नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको पाई मिजोन बोलते हैं, इनको म्यू मिजोन बोलते हैं। म्यू, ये है मेरा म्यू, यू क्या पैर खींच दो एक, ये क्या है पाई मिजोन्स और ये क्या होते हैं पाई नोट मिजोन्स। ये मैंने क्या पाई के ऊपर क्या लगा दिया नोट, ठीक है। ये मत कहना कि भाई सर इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाओ, तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही तुम्हें पढ़ना है डिटेल में, इनके साथ मैंने तुम्हारी जान पहचान करवा दी है, ये भी कुछ होता है, ठीक है। अगले और इनके मास की बात करूं तो इनका मास एग्जैक्ट क्योंकि सबका डिफरेंट होता है, लेकिन रेंज बता देता हूँ। रेंज होती है 10⁻⁻28 kg, ठीक है। रेंज मैंने बता दी अराउंड 10⁻, इसका मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻28 kg, ठीक है। अगले क्या है न्यूट्रिनो। देखो न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन से रिलेट हो रहे हैं, तो ये कौन से होते हैं केमिकली न्यूट्रल स्पीशीज। केमिकली न्यूट्रल स्पीशीज मतलब ये न्यूट्रल होती हैं और इनका मास क्या होता है, देखो मास इसका पहले हम रेस्ट मास 0 मानते थे कि इसका मास रेस्ट मास 0 है, लेकिन इसका मास जो होता है वो 0 नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 0 है। मतलब मैं इसको इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा, अप्रोक्स 0। तो ध्यान रखना कि अप्रोक्स 0 है, मतलब 0 से बहुत पास है, मतलब ना के बराबर है उसका मास। ये समझ लो कि मास दे दिया भगवान ने लेकिन ना के बराबर दिया। अगला क्या हमारा, अगला मेरा है एंटी इलेक्ट्रॉन। देखो एंटी इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन तो यही था, एंटी प्रोटॉन, सॉरी ये क्या मेरा एंटी प्रोटॉन, इसका नाम क्या था मेरा और एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरा एंटी प्रोटॉन क्या होता है, देखो मेरा मास तो क्या होगा प्रोटॉन के बराबर ही, ठीक है। मास क्या इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जो चार्ज है, चार्ज क्या है वो इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एंटी है उसका, प्रोटॉन का जितना उसका वेट तो है, लेकिन जो चार्ज है उसका एंटी, एंटी मतलब क्या होता है अपोजिट। तो चार्ज कितना होता है उसको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। इनके बारे में बस हमारी इंट्रोडक्शन करवा दिया कि भाई ये स्टूडेंट है और ये हमारे 4 और हमने क्या पढ़ लिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो चलो अब हम एक चीज और बस कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, वो हो जाएगी जल्दी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। पाई नोट के बारे में बताऊं तो पाई नोट कुछ भी नहीं है, जो नेगेटिव मिजोन होता है, जो पाई नोट वाला जो न्यूट्रल मिजोन होता है उसका नाम ही होता है। अब नाम तो तुम्हारा जो नाम है, अब ये तो घर वालों ने रखा है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ इसका रीजन है, नाम के पीछे क्या रीजन होगा, उसका बस नाम रखा हुआ उन्होंने।
क्या कह रहे हो? एंटी प्रोटॉन का चार्ज, एंटी प्रोटॉन का चार्ज क्या है? इक्वल टू नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। क्या बताऊं, बताओ निशांत सर, बताओ। एंटी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब -1.6 जो उसका चार्ज है एंटी प्रोटॉन पे हो गया -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब बस इक्वल टू यूनिट चार्ज, नेगेटिव यूनिट चार्ज। ठीक है, और कोई डाउट बताओ, वरना आगे कंटिन्यू करें। आई नोट का वैल्यू क्या होती है, वो उसका नाम है, हम इनका मास हमने बता दिया 10⁻⁻28 kg होता है अराउंड। बाकी चार्ज वो न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो बहुत सारी उनकी वैरायटी होती है, रेडियो एक्टिविटी में आता है आगे जाकर, तो उसके लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अभी, इतना पता चल गया मोर देन सफिशिएंट है। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।